Good morning, students of 11th class. We are again here to revise our first chapter of business studies, that is introduction to business. First of all, the question arises, what is business? जिसे आपको पता है, आपने सुना भी होगा बिजनेस। बिजनेस क्या है? मोस्टली लोग सोचते हैं कि बिजनेस में इधर से उधर गुड्स को परचेज़ करना, सेल करना, उसमें प्रॉफिट कमा लेना, यही बिजनेस होता है। तो बिजनेस एक्चुअली में बिजनेस में यही होता है, बस फ़र्क इतना है कि हमें वो अगर हम रियली उस बिजनेस को हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। अदरवाइज़ अगर हम कोई डीलिंग्स ऐसे ही कर लेते हैं, आपस में फ्रेंड्स ने कर लिया, कोई नोटबुक परचेज़ करके ले आया अपने फ्रेंड, क्लास में अपने फ्रेंड को वो बुक्स उसने बेच दी, 1-2 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, इसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आपने 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। क्लियर? आपने शायद 10th में पढ़ी होगी ज़रूर। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी के लिए जो हम करते हैं, नॉट फॉर आवर्स एनी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जैसे मैं स्कूल में जाकर पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर मैं घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो क्या वो एक्टिविटी सेम है मेरे लिए? मैं वहाँ भी पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन वहाँ वो घर में अपने बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उससे मैं वहाँ पर मनी अर्न नहीं कर रही हूँ। तो एक एक्टिविटी एक टाइम में इकोनॉमिक भी हो सकती है, और दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन ओनली जस्ट फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, दोज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर वो मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो तो डेली ही बनाती हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा वो घर में कुक करती हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर एक कुक किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाकर वो खाना बना रहा है, तो वहाँ पर वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैंने कहा आपसे कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज ये हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर अर्निंग मनी ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरी बात मैंने आपको क्लियर की होगी कि अभी अगर हम बिजनेस को रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, इट इज़ एन, मैं आपको साथ साथ लिखते जा रही हूँ। बिजनेस फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Second is which is done for on regular basis. अब रेगुलर बेसिस से भी आप समझ गए होंगे। अगर हमने, जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आप रेगुलर बेसिस को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगर मेरे घर में कोई पुराना स्कूटर है, ख़राब हो गया है, कोई पुराना कंप्यूटर है, ख़राब हो गया, मैं उसको बेच रही हूँ, और हो सकता है मुझे उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। आज उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने उससे थोड़े ज़्यादा में बेच दिया, तो मुझे उसमें प्रॉफिट तो अर्न हो गया। ये मेरे लिए, अब आप समझेंगे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है? प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मेरा रोज़ का काम तो नहीं है। मेरे पास आज भी कोई चीज़ पड़ी थी, बेकार थी, मेरे लिए वो पर्पस, उसका कोई पर्पस नहीं था, मैंने उसे बेच दिया, तो ये हो गई हमारी मतलब ये मेरी रेगुलर बेसिस पर नहीं हो जाती। हाँ, अगर मैं यही काम इसी तरह से, अगर एक ऑटोमोबाइल शॉप है, वो पुराने बाइक्स, स्कूटीज़ को लेती है, ख़रीदती है, और फिर उनको ठीक करके बेच देती है, और ख़रीद रही है, बेच रही है, वहाँ पर वो उसका ये बिजनेस है वहाँ पर, क्योंकि वो अपने इसको रेगुलर बेस पर कर रही है। ये हमारी तीसरी। अब उसके बाद आइए हमारे फिर, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग मनी ऑन रेगुलर बेसिस एंड इन थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, अब एक्सचेंज ऑफ, इसके आगे हमने उसकी डेफिनेशंस में ही ये करेक्टरिस्टिक्स हम एक एक निकालते जा रहे हैं। बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी
विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न मनी. अर्न मनी मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो गया. थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बिजनेस में हमने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया. अब हमने एक गुड्स को, अब आप देखिए आपने एग्जांपल लीजिए अपने पड़ोस के अंदर जो आपके एक रिटेलर शॉप होती है, वहाँ पर से जाकर आप गुड्स कुछ डेली यूटिलिटीज़ की थिंग्स आप परचेज़ करके लाते हैं. सॉप लेकर आए आप, टूथब्रश टूथपेस्ट लेकर आए, तो वहाँ से आपने उनसे परचेज़ करके लाए, वो आप ले करके आए. एक्सचेंज हुआ वहाँ पर गुड्स का. शॉपकीपर ने आपको गुड्स दिया, उसके बदले में आपने उसको मनी की पेमेंट करी. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है. या फिर हो सकता है आपका प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज. यहाँ पर एक्सचेंज के अलावा हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन. दोनों में से एक काम जरूर होता है बिजनेस के अंदर. प्रोडक्शन का मतलब गुड्स को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब कोई फैक्ट्री है जो मार्कर बना रही है, मार्कर को बना करके उसको प्रॉफिट कमा करके मार्केट में बेच रही है, तो वहाँ पर हो गया वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब बात आती है हमारी सर्विसेज की. अब आपने पूछा भाई गुड्स तो मेरी समझ में आ रहा है कि ये एक गुड्स है और ये डस्टर है. डस्टर एक गुड्स है, इसको मार्केट में फैक्ट्रियाँ हैं बनाती हैं बेचती हैं. लेकिन अब सर्विसेज क्या हो गई? सर्विसेज कौन सी हो गई? गुड्स यहाँ पर ना तो सर्विसेज मतलब कहाँ इंक्लूड है इसके अंदर. अब एग्जांपल लीजिए, मोबाइल के अंदर आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है. मोबाइल है वो आपको कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. उसके अंदर वो आपको एक मतलब आप जाकर रिचार्ज कराते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब डाटा वो आपको प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपको, तो ये हो गया सर्विस. वहाँ पर ना तो सर्विस का मतलब सर्विस का प्रोडक्शन आप ये नहीं कहेंगे ना प्रोडक्शन हो रहा, गुड्स नहीं है वहाँ पर है वो सर्विसेज. इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ट्रांसपोर्ट सर्विस का. आपको कहीं बाहर जाना है, आपको हरिद्वार जाना है. आपको सुबह सुबह, कल मान लीजिए पूर्णिमा है, आपके घर से कहते हैं कि आज हमें वहाँ पर पहुँचना है, गंगा जी पहुँचना है, वहाँ पर जाकर गंगा स्नान करना है. तो आप क्या करेंगे? जाएंगे भाई, पहले कैसे जाएंगे? सबसे पहले आप ये सोचेंगे चलिए आप टैक्सी हायर करते हैं. आप मार्केट में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाएंगे, एक दिन के लिए अपनी टैक्सी हायर करेंगे. वहाँ जाकर बोलेंगे भाई मुझे एक दिन के लिए टैक्सी दीजिए, मुझे सुबह से शाम तक के लिए टैक्सी चाहिए. वो आपको फेयर बताएगा, आप उसको फेयर देंगे, कुछ एडवांस देंगे, कुछ बाद में पेमेंट करेंगे. तो यहाँ पर आप टैक्सी पर ना तो आप टैक्सी का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, टैक्सी का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा कि उसने आपको दे दी है, खरीद लिया आपने. वहाँ पर आप टैक्सी सर्विस जो है मतलब वो एक दिन के लिए आपको टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसके बदले में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये होगी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विसेज. तो यहाँ पर अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पर. डेफिनेशन में मैंने आपको बताया बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू एक्सचेंज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न मनी. यहाँ पर अब मुझे अब आई होप कि आपको ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की डेफिनेशन से रिलेटेड. अब और हमारे इसके अलावा बिजनेस में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं. अब मैं ये तो मैंने बिजनेस की डेफिनेशंस में से ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट निकाला था. अब और इसकी कौन कौन सी हो सकती है, अब मैं इसको लिख देती हूँ. दीज आर द characteristics of business. First, it is an economic activity. It is conducted on regular basis in which exchange of goods and services or production of goods or services takes place, or to earn money. Here you can take to earn profits. The main purpose of business is to earn profit. कोई भी बिजनेस किस लिए इस्टेब्लिश किया जाता है? बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का जो मेन रीज़न होता है, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो उसके दिमाग में क्या होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है. बिजनेस का मतलब यही होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है. तो वो उसका प्रॉफिट कमाना उसका मेन एम होता है. ये बात दूसरी है कि उसे प्रॉफिट, कई बार स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम होता है या नहीं भी होता. 1 साल 2 साल तक बिजनेसमैन देखता है कि उसे और प्रॉफिट हो,
तो मतलब 1 साल देखता है, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए और देखता है, थोड़ा और प्रॉफिट हो रहा है। शुरू शुरू में बिजनेस जब एस्टेब्लिश किया जाता है, केवल बिजनेस अपनी कॉस्ट को ही बियर कर ले तो ये ही बिजनेसमैन के लिए काफ़ी होता है। मतलब जितने ही उसने उसमें टोटल एक्सपेंसेस किए हैं वही अगर वो बियर कर रहा है तो उसका मतलब उसका वो बिजनेस सही है, धीरे धीरे वो उसमें प्रॉफिट भी कमाएगा। उसे 1-2 साल लग जाते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में। तो ये है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज टू अर्न, बिजनेस इज एस्टेब्लिश टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं बिजनेस की, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब रिस्क क्या है? रिस्क भाई, बिजनेस जब आपके माइंड में कोई बात आई कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके माइंड में ये भी तो बात आती है कि क्या मुझे प्रॉफिट ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है मुझे मैं सोच तो रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट ना हो सकता है मुझे लॉस ही हो सकता है। स्टार्टिंग में जब बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है उसके दिमाग में रहती है ये बात कि मैं प्रॉफिट, ठीक है मैं सब कुछ सही से सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लॉस हो गया तो ये होता है रिस्क का एलिमेंट विच इज़ इंक्लूडेड इन द बिजनेस आल्सो। कोई बिजनेसमैन को अगर ये पहले से ही पता हो कि उसे बिजनेस में लॉस होगा तो वो कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे लगता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसके सामने होती है कि हाँ हो सकता है उसे बिजनेस में लॉस हो जाए। इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड रिस्क। संभावना रहती है उसके सामने है कि हाँ रिस्क होगा, या दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं इनएडुकेट्स प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट्स तो हुए हैं लेकिन बिल्कुल कम है, इनएडुकेट्स प्रॉफिट और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड रिस्क। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी एंड टेक्स रिस्क। तो इसीलिए रिस्क की यहाँ पर रिस्क की पूरी संभावना रहती है कि प्रॉफिट ना होकर, कई बार आपने देखा होगा बिजनेस स्टार्ट हुए कुछ दिन में वो बंद हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भी कई बार घाटे में चली जाती हैं। जैसे बहुत एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँगी, DCM कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी थी DCM, दिल्ली क्लॉथ मिल, कपड़ा बनता था, जैसे शूटिंग शर्टिंग्स की कंपनी थी, लेकिन धीरे 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 वो लॉस में जाती रही और लास्ट में जाकर क्या हुआ कि उसे बंद होना पड़ा। आपकी गुलावटी में ही हम देखते हैं एक जिंदल फैक्ट्री बंद पड़ी है, पता कीजिए क्या क्या हुआ था, धीरे क्या उसके बारे में। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है वो कभी बंद नहीं होगी, तो वो भी इसी वजह से बंद हो गई कि उसे प्रॉफिट, वो अपने कॉस्ट को, अपने एम्प्लॉयज़ के आने एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाई। तो ये होता है रिस्क का एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इंक्लूडेड इन बिजनेस। बिजनेस इज मतलब बिजनेस को माना जाता है कि कांटों की और फूलों की दोनों की सीज है। अगर उसे प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि फूल है उसके सामने, और कांटों की सीज है, उसे कांटों से गुजरना पड़ता है, उसे यहाँ से भी गुजर कर जाना पड़ता है। कई बार हो सकता है कई साल तक उसे लॉस हो, लेकिन उसके बाद भी बिजनेसमैन इस उम्मीद से कि आगे उसे प्रॉफिट होगा वो अपने बिजनेस को बंद नहीं करता। तो ये यहाँ पर ये एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इंक्लूडेड इन बिजनेस। अब नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब कस्टमर कौन है? कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट्स पर खरीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें कंज्यूमर लेना चाहिए यहाँ पर, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों ही हो। देखो कंज्यूमर कौन होते हैं? जो लास्ट कस्टमर जो परचेज कर रहे हैं। अब वो कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कंज्यूमर है, वो कस्टमर है। लेकिन कंज्यूमर होते हैं जो लास्ट में उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। तो बिजनेस में कस्टमर भी होते हैं। कस्टमर का मतलब जो रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर है, वो खुद अपने घर के लिए वो चीज़ें खरीद कर नहीं लाते। हाँ वो बात दूसरी है कि उनमें से वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं उन्हें और कंज्यूमर्स वो हो गए जो उसको लास्ट जिसने उनको कंज्यूम किया। तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जिस कस्टमर ने उसको गुड्स परचेज किए हैं वो उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं। मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, आप उसे खरीद कर ले आए, नया अगर प्रोडक्ट था,
अगर आपने आपने पैसा भी खर्च किया, उसके बाद घर आकर के अगर अब वो उसने आपको फुली सेटिस्फाइड कर दिया, आपने पैसा, आपको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पैसा खर्च किया लेकिन मुझे उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल गई है जितना मैंने पैसा खर्च किया, तो अगेन आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए भी जाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया, घर आकर के आपको लगा कि ये तो बेकार है, ये तो आपकी उम्मीदों पर ही खरा नहीं उतरा, जिस पर्पज़ के लिए आप इसे खरीद के लाए तो वो पर्पज़ तो इससे पूरा ही नहीं हुआ, या वो थोड़ा आपको घर आते ही आपका ख़राब हो गया, आपको लगा कि आपका तो पैसा ही बेकार चला गया, जो आपने इसमें डाला था, जो पैसा आपने इसमें लगाया था उसका तो कोई यूज़ ही नहीं रह गया, वो तो मेरे लिए बेकार हो गया। तो वहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ आप कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। कस्टमर का सेटिस्फाई होना कंपलसरी होता है, ज़रूरी है, तभी कोई बिजनेस फ्लरिश करेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो अगेन आप खरीदने के लिए वो ही नहीं आएगा, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी कहेगा, अगर कोई परचेज़ करने के लिए जा रहा है कि भाई अगर तुम्हें प्रोडक्ट खरीदना है तो इस कंपनी का खरीदिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। और अगर वो ख़राब निकला है तो जो पड़ोस में उसके खरीदने जा रहे होंगे तो वो उन्हें भी रोक देगा कि मत खरीदो, वही बेकार है, ये तो कुछ 2 दिन 4 दिन में चल के बेकार हो जाएगा। तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो वो आगे उस प्रोडक्ट को फिर खरीदेगा, और अदरवाइज़ नहीं। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है। तो ये थी बिजनेस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज पहले मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज़ बिजनेस। अब क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या है। हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा बिजनेस इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ conducted on regular basis through purchase or production of goods and services on regular basis। तो बिजनेस के हमने उसके बाद पढ़ा वही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये रेगुलर बेस पे किया जाता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंपलसरी है, मतलब गुड्स का इधर से उधर एक्सचेंज होना कंपलसरी है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना ज़रूरी होता है। और ये किस लिए किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट। इसका पर्पस ही प्रॉफिट कमाना होता है, और किसी चीज़ का मतलब, और बाकी किसी का पर्पस कुछ भी हो, लेकिन बिजनेस केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मेन पर्पस उसका प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी इंक्लूड होता है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी कंपलसरी होती है। तो ये था फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने पढ़ी। अब क्या एक बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिजनेस के अलावा कुछ और भी तो हमारे सामने आए। हम रोज़ी रोटी कमाने के तरीके हैं, क्या बिजनेस के थ्रू ही तो प्रॉफिट नहीं मनी अर्न की जाती? मैंने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अलावा और भी 2 हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? अब बताइए, प्रोफेशन आपकी समझ में आ रहा होगा। प्रोफेशन जैसे आप, प्रोफेशन कौन है? प्रोफेशन एक लॉयर, एक प्रोफेशन जो डॉक्टर है, लॉयर है, ये प्रोफेशन करते हैं, ये उनका प्रोफेशन है, डॉक्टरी करना। ये प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। ये बिकॉज दे आर प्रोफिशिएंट इन देयर एक्टिविटीज़, इन देयर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन बाय ए पर्सन विद ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू सर्व द सोसाइटी। अब देखिए, प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि विच इज़ डन टू अर्न मनी, विच इज़ डन टू अर्न प्रॉफिट। तो इसमें इसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बिजनेस में जो अर्न किया जाता है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ये अपनी फीस अर्न करते हैं, वो मनी, वहाँ पर इसे बोलेंगे टू अर्न मनी। क्लियर? तो वो मनी विच किसके द्वारा की जाती है? बाय ए पर्सन हु हैव सब स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। उसके पास एक स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए। अब नॉलेज एंड स्किल का क्या मतलब है? जब तक उसके पास एक प्रोफेशनल में, लीजिए एग्जांपल लीजिए, एक डॉक्टर है, क्या वो प्रोफेशन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन, डॉक्टरी का प्रोफेशन कर सकता है जब तक उसके पास BUMS, BAMS, MBBS और या फिर डेंटिस्ट वाली जो डिग्री होती है वो सब उसके पास नहीं होगी, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसके पास एक स्पेशल नॉलेज और उससे रिलेटेड स्किलनेस उसके अंदर होनी चाहिए टू सर्व द सोसाइटी। यहाँ पर ये माना जाता है जो प्रोफेशनल्स हैं
वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर का काम ये क्या है, पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना है, वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, लेकिन प्रॉफिट, लेकिन वो चीज़ बाद में है। प्रायोरिटी किसको देगा, वो सर्विस प्रोवाइड करने को, सर्विस देगा पहले, वो सर्विस देता है ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, प्रोवाइड सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन बाद में है, उसका मतलब उसको पैसा कमाना का जो प्रतिफल उसे मिल रहा है वो बाद में, पहले वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है? प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु हैव सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। इसी तरह लॉयर ले लीजिए, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके पास भी सीए की जब तक डिग्री नहीं होगी वो अपने प्रोफेशन को नहीं कर सकते। तो ये भी आपको, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी आपकी समझ में आ गया। क्या इसकी डेफिनेशंस है ये भी समझ में आ गया। अब हम ले लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन क्या है, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। इसके लिए प्रोफेशन के लिए उसको एक स्पेशल नॉलेज या स्किलनेस होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे मैंने बताया, किसी इंस्टीट्यूशन से उसे उस प्रोफेशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर सेटल्ड, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हैं प्रोफेशन, मतलब एमबीबीएस की डिग्री, जहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से उसे ये डिग्री ये लेनी पड़ेगी। मतलब इसलिए कहा जाता है बॉडी ऑफ ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट है एक्वायर्ड मेथड्स, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। अब उसे एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री पास करने के बाद क्या वो सीधा जाकर डॉक्टरी कर सकता है, क्या वो अपनी शॉप खोल सकता है? एक लॉयर लॉ की डिग्री पास करने के बाद क्या वो सीधा एक केस पर, मतलब अदालत में जाकर के केस ले सकता है? नहीं। ये डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी होता है कि अपनी 5 साल की डिग्री करने के बाद वो 1.5 या 2 साल की एक इंटर्नशिप होती है। एक इंटर्नशिप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर किसी दूसरे वाले जो हायर डॉक्टर्स हैं उनके नीचे वो वर्क करे, बाकी डॉक्टरों से सीखे, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से जो वो नॉलेज लेकर आया वो उसकी अभी थ्योरेटिकल नॉलेज है, अभी वो प्रैक्टिकली में उसे शेप नहीं कर सकता। एक डॉक्टर ने जो कि सर्जन बनने जा रहा है, क्या वो सीधा वहाँ से जो सीख कर आ रहा है क्या वो सर्जरी कर सकता है? नहीं, पहले उसे डॉक्टर को कहाँ जाना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में, और ये उसके लिए कंपलसरी होता है। वो कम से कम 1.5 साल तक उसे किसी हॉस्पिटल के अंदर अपनी इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। इसी तरह एक लॉयर को किसी एक लॉयर के अंडर, देखिए आप देखिए एक बड़ा लॉयर होता है, उसके नीचे कई लॉयर काम करते हैं, वो उसे इंटर्नशिप दे रहा है, वो उन्हें सिखा रहा है। प्रैक्टिकली भी तो नॉलेज उसे चाहिए ना। जब केस लड़ने के लिए एक लॉयर कोर्ट में जाता है तो वो बाकी जो लॉयर जो उसके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं वो वहाँ खड़े होकर उसकी हियरिंग को देखते हैं, सुनते हैं, और उसे मौका मिलता है वो सब कुछ करने का। तो पहले उनको मतलब ट्रेनिंग एक्वायर करनी पड़ती है, पहले वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो मेथड्स हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू वो ट्रेनिंग एक्वायर करता है, तभी वो प्रोफेशनल बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस। देखिए एसोसिएशंस का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशंस का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ए पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक प्रोफेशनल की एक एसोसिएशन होती है। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स की काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए बनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए के लिए एक एसोसिएशन है। हर एक प्रोफेशनल्स की अपनी अपनी एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई है। तो यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि प्रोफेशनल्स की एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि हर एक जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, मैं यहाँ पर आपको 3 प्रोफेशनल लेकर चल रही हूँ, सीए लेकर चल रही हूँ, लॉयर लेकर चल रही हूँ और डॉक्टर्स लेकर, ये तीनों प्रोफेशनल्स हैं, इनकी अपनी अपनी एक एसोसिएशंस है। और ये सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं अपने एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। और ये एसोसिएशंस क्या करती हैं? अपने अपने मेंबर के बिहेवियर को कंडक्ट करती हैं कि उन्हें किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह से उनकी एंट्री को, किसी प्रोफेशन में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि कोई भी बंदा उसमें एंट्री नहीं कर सकता। केवल प्रोफेशनल्स जो कि डिग्री लेकर आए हैं वो ही उसके अंदर उसके मेंबर बन सकते हैं। और भी उनके बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि जैसे कि हम अपने एरिया में भी देखते हैं कि कभी कभी शॉप्स जो खुलती हैं पूरी खुल गई हैं, कभी बंद हो गई हैं, कभी कभी मतलब ये यहाँ पर जो शॉप्स वाले हैं, जो भी कारोबारी व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। उन्हें किस दिन शॉप खोलनी है, कब उन्हें नहीं खोलनी, ये सब उनकी एसोसिएशन जो बनी हुई है वो बिहेव करती है उनको कि उन्हें आज खोलनी चाहिए। जैसे कि आप ये सब देखिए कि यहाँ पर हम गुलावटी में रहते हैं, ट्यूसडे का मार्केट बंद होता है, लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि कोई फेस्टिवल अगर ट्यूसडे को पड़ जाए या डे आफ्टर ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे को पड़ जाए तो ट्यूसडे को कभी आपका मार्केट बंद नहीं होगा, क्योंकि वो एसोसिएशन जो है ये बोलती है कारोबारियों से कि आज के दिन तुम्हें, क्योंकि ट्यूसडे को उनकी बिक्री होगी। मान लीजिए आपकी ईद जो है वो वेडनेसडे को पड़ रही है, तो लोग पहले दिन परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो वह आप देखिएगा ट्यूसडे को मार्केट आपकी खुली मिलेगी। तो क्यों? ये इनकी एसोसिएशन जो बनी हुई है वो उन्होंने ये कारोबारियों ने मिलकर, उनकी एसोसिएशन ने मिलकर ये डिक्लेयर किया कि आज हमारी ये बंद नहीं होगी। तो ये इसी तरह से इन प्रोफेशनल्स की भी एक एसोसिएशन होती है जो इनके प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को कंडक्ट करती है, उनके बिहेवियर को कंडक्ट करती है, उनको जो भी उनको किस तरह से उनके लिए रूल्स बनाती है, आप ये मान सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट आपने पढ़ा तो जरूर होगा 10th क्लास में। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। There are some rules regarding their professions are given। कुछ रूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो कि उनको कंडक्ट करने, जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं। They are bound to follow these rules, code of conduct। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल्स होते हैं जो कि उनके प्रोफेशनल्स को फॉलो करने होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे रूल्स हो सकते हैं? भाई एक लॉयर से ये काम माना जाता है कि कभी भी वो अपने क्लाइंट से ये बात ना कहे कि कल को भाई तुमने जो केस है, तुम्हारा केस बेकार है, मैं तुम्हारे इस केस को नहीं लूँगा, तुम्हें कल सज़ा हो सकती है। एक डॉक्टर से हम ये उम्मीद करते हैं, डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट से ये नहीं कहेगा कि कल को हमेशा वो अपने पेशेंट से कहे कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, तभी उसके अंदर एक जीने की उम्मीद आएगा, बेशक वो कल को ही उसकी डेथ हो जाए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कुछ बनाए गए हैं रूल्स जिनको सबको प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है, आप कह सकते हैं सर्विस मोटिव, या मैंने आपको बताया भी था कि एक सर्विस मोटिव, प्रायोरिटी टू सर्विस मोटिव ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन।
मतलब इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बजाय सर्विस मोटिव को प्राथमिकता दी जाती है, या आप लिख सकते हैं सर्विस मोटिव। अब ये इनका प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशनल का पर्पस प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं है। फी अपनी फीस वो लेते हैं, लॉयर है तो फीस ले रहा है, डॉक्टर है तो फीस ले रहा है भाई, क्योंकि भाई रोजी रोटी कमाने के लिए तो उसने अपना प्रोफेशन खोल रखा है। लेकिन इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ऊपर उसे क्या करना है, सर्विस मोटिव, सर्विस को ऊपर रखना है। पहले उसे सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी है। पहले डॉक्टर की दुकान पर, शॉप पर कोई आ रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले उससे ये नहीं कहना कि मेरी फ़ी पहले भर के आओ, पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, इसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी आती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब द एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन ए पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नीचे काम करता है तो एम्प्लॉयमेंट कहता है। जैसे मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, और जो वर्क करता है उसे एम्प्लॉय कहा जाता है, और जो वर्क देने वाला है दैट इज एम्प्लॉयर ऑफ दैट एम्प्लॉय। सिंपल सी है डेफिनेशन, व्हेन ए पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन इन लिeu ऑफ रिन्यूमरेशंस, उसके बदले में उसे रिन्यूमरेशन मिलता है, कुछ मिलता है। रिन्यूमरेशन में क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकती है, ग्रेचुइटी हो सकती है, अदर फैसिलिटी, अदर पर्क्स बोलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डीए डियरेंस अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी इन रिन्यूमरेशन के अंदर आती है। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ इन विच ए पर्सन वर्क्स अंडर अनदर पर्सन इन लिeu ऑफ रिन्यूमरेशन के बदले में। ओके, तो इसकी सिंपल सी है, आपके तीनों जो एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे सिंपल है। इसमें एक जो एम्प्लॉई होता है वो सर्वेंट होता है अपने एम्प्लॉयर का। ओके, दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं उसमें वो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा हो सकता है, अब किसके अंडर काम कर रहे हैं आप, इसका मतलब है नेचर कैसा है आपके एम्प्लॉयर का, मतलब वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ये हो सकता है, ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। और उसका सर्वेंटमेंट ऐसा एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एग्रीमेंट कैसे, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इज गिवन। जिस डेजिग्नेशन के लिए वो पर्सन आया है, अगर वो पीएन के लिए आया है तो पीएन की, अगर वो मैनेजर के लिए आया है तो मैनेजर की, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, क्या है, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में कैसे कि उसका सैलरी क्या है, टाइमिंग्स क्या हैं, लीव के छुट्टियां लेने के क्या क्या नियम रूल्स हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और प्रमोशन इंक्रीमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी अपॉइंटमेंट लेटर में गिवन होती हैं, जो उसे एग्रीमेंट मिलता है। तो ये थी हमारा एम्प्लॉयमेंट। वो एक सर्वेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और क्वालिफ़िकेशन वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जैसा उसका डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी। अगर वो पीएन है तो हो सकता है 10th हो, और वो हो सकता है क्लर्क है तो हो सकता है 12th हो या ग्रेजुएशन हो, अकाउंटेंट है तो ग्रेजुएट हो सकती है, मैनेजर की है तो वो MBA हो सकती है। तो क्वालिफ़िकेशन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी क्या है। तो ये हमने आज इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे आगे और बिजनेस। अब हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा जो ये बुक है बिजनेस स्टडीज़ है, तो इसमें हमें बिजनेस को पढ़ना है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आगे नहीं लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस के प्रॉफिट के, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस, और आपके बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के, नेक्स्ट क्लास में सी यू।
तो ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम उसे सही डीपली एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में. ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग.